रीढ़ की हड्डी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है हमारे शरीर का तो वो मस्तिष्क है। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बहुत छोटा डिस्क प्रोलैप्स होता है जो कुछ समय के लिए नस को दबाता है, इरिटेट करता है और उसके बाद थिंग्स अपने आप ठीक हो जाता है। आम धारणा जो है कि स्पाइन रीढ़ की हड्डी के नस को नहीं छूना चाहिए वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। इकलौता स्ट्रेस ब्रेन डैमेज का फैक्टर होना हाईली अनलाइकली है। हमारे शरीर में सबसे मजबूत और साथ ही साथ सबसे नाजुक जो हिस्सा है वो रीढ़ की हड्डी का है। सबसे अहम हिस्सा भी यही हम कह सकते हैं, जिससे जुड़ी होती हैं हज़ारों नर्व्स। वो आपको किस तरह से परेशान कर सकती हैं, आप कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ आज हम आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव चतुर्वेदी हैं जो कि न्यूरोसर्जन हैं, PSRI हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग उतनी अहमियत नहीं देते, पीछे है, नज़र नहीं आती, पर कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी बॉडी में? नमस्कार। पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ और साथ ही में काफ़ी लोगों को संबोधित कर सकूं। रीढ़ की हड्डी, एज यू मस्ट हैव हर्ड, पीपल मे हैव सेड कि ही इज अ स्पाइनलेस मैन, यू नो, सो शायद रीढ़ की हड्डी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है हमारे शरीर का तो मस्तिष्क है, एंड ऑब्वियसली द हार्ट, दिल। बट हाँ, रीढ़ की हड्डी ही हमको सीधा खड़ा करती है और रीढ़ की हड्डी में जो लचीलापन है उसी के कारण हम झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। सो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, हमको एक स्थिरता देने के साथ साथ एक लचक भी देती है और हमारे पूरा स्केलेटन जो है उसके इर्द गिर्द ही रहता है। हमारी पूरी शरीर की जो संरचना है, जो हड्डियां हैं, वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। सो इट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, इट इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी. So this can be considered as something on which a lot of things depend. काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी हमको एक खास देखरेख भी करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ध्रुव ने अंग्रेजी में कहा कि इंसान के लिए रीढ़ होना कितना ज़रूरी है, ये सिर्फ आन और शान के संदर्भ में ही नहीं कहा जाता, ये इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझिए। जैसे डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि जो आपकी स्पाइन है वो आपके ब्रेन से भी जुड़ रही है, बहुत सारी नर्व्स के ज़रिए जुड़ रही है। इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है तो का और स्पाइन का, वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उस जो हिस्सा है जो गर्दन से उसको जोड़ रहा है उसकी क्या अहमियत है? तो स्पाइन को हम कह सकते हैं या ब्रेन को, स्पाइन एक हड्डी है, एक हड्डियों का जुड़ा हुआ एक संरचना है उनकी, उसके बीच में से जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे ब्रेन जो है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो खोपड़ी के अंदर है, आवर ब्रेन इज इनसाइड द स्कल, एंड देन देयर इज ब्रेन स्टेम, एंड देन ब्रेन स्टेम के बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। तो ये सारा एक जुड़ा हुआ है। ब्रेन से सारी नसें शुरू होती हैं, वो सर्वाइकल स्पाइन जो हमारी गर्दन की स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जाती हैं, एंड एट ईच लेवल, क्योंकि हमारे पास लगभग 33 वर्टिब्रीज जो हैं, जो हड्डियां हैं, उनके बीच से हमारी स्पाइनल नर्व्स वगैरह निकलती हैं, हमारे हाथ पाँव सबको वो सप्लाई करती हैं। अगर मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूं तो देयर आर नर्व्स विच आर कमिंग आउट, नसें हैं जो कि यहाँ से निकल रही हैं। रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी की जो नस होती है उससे निकल रही हैं और मेरे हाथों को सप्लाई कर रही हैं। अगर मैं कुछ छू रहा हूँ, उसकी मैं ग्रिप बना रहा हूँ, अगर मेरे को कहीं छुअन का एहसास है, अगर मेरे को कहीं पे जलन लग रही है, ये सब नर्व्स जो हैं वो कंडक्ट करती हैं और यही हमारे मस्तिष्क तक ये पहुँचाती हैं कि ऐसी चीज़ है, तो उसी से हमें पता चलता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इसी स्पाइन में जुड़े हुए ट्रॉमा की वजह से, इंजरीज की वजह से कई बार लोगों में हम पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। ये क्या कनेक्शन है, किस वजह से पैरालिसिस के लिए किस हद तक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज जिम्मेदार होती हैं? जैसा मैंने आपको बताया, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल। ये प्राइमरी 5 लोकेशंस हैं इसकी। गर्दन,
हमारा चेस्ट का पीछे का हिस्सा, लंबर स्पाइन जो लोअर बैक है, फिर सेक्रल एंड कॉक्सीजियल। अब क्या होता है ट्रॉमा में, कहीं पे भी जब हमको इंजरी लगती है, कहीं पे भी हड्डी जो है वो चटक सकती है और वो पीछे रीढ़ की हड्डी की नस को दबा सकती है। जैसे हमारा ब्रेन जो है, जो मस्तिष्क है, वो पूरा खोपड़ी के अंदर है, उसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी की नस है, वो अंदर इसके स्पाइनल कॉलम जो होता है, उसके अंदर जो जगह होती है उसमें हाउस्ड होती है, उसमें रहती है वो। अगर आगे से या पीछे से कहीं पे भी उस पर दबाव पड़ेगा तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। अब जैसे अगर आपका नेक में ट्रॉमा है, गर्दन में ट्रॉमा है, तो नेक, मैंने जैसे आपको बताया सारी नसें शुरू ब्रेन से हो रही हैं, हाथ में काम करने वाली नसें नेक में निकल जाएंगी, ठीक है। मगर जो नसें हमारा यहाँ पे थोरैसिक चेस्ट को सप्लाई करेंगी या लोअर लिम्स टांगों को सप्लाई करेंगी, वो उसके नीचे जाएंगी और नीचे मिड बैक से और लोअर बैक से निकलेंगी। ये सारी नसें ही हमारी जो ब्रेन से शुरू होती हैं और हमारे विभिन्न अंगों को जो सप्लाई करती हैं, यही हाथ पांव सब चलाती हैं। अब पैरालिसिस क्यों होता है? मान लीजिए अगर आपका नेक में कोई चोट लगी, इंजरीज का जैसे आपने पूछा, और हाई सर्वाइकल स्पाइन, मतलब गर्दन में जो 7 हड्डियां हैं उनमें से अगर तीसरी चौथी पे अगर हड्डी चटकी और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड को दबा दिया, तो हमारे हाथ भी बेकार हो जाएंगे और हमारी टांगे भी बेकार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारी नसें वहां से जा रही हैं। उसी तरीके से अगर आपका चेस्ट में इंजरी होती है पीछे थोरैसिक स्पाइन में, तो हाथ की नसें तो निकल गई हैं, बट टांगों की नसें वही हैं, वो वहां से जुड़ी हुई हैं, तो आपको टांगों में इफेक्ट आएगा। और इनके साथ आपका प्रॉब्लम आ सकती है इन पासिंग यूरिन, पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, इन पासिंग स्टूल्स, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, एंड इवन योर सेक्सुअल फंक्शंस कैन बी इम्पैक्टेड। सो इट डिपेंड्स कि आपका कौन से लेवल पे इंजरी है, क्योंकि नस यहां से शुरू हुई और वो धीरे 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 हर एक अंग की निकलती गई। तो जहां पे आपका इंपैक्ट है, जहां पे आपकी इंजरी है, वहां से जिस हिस्से की नसें निकल रही हैं वो इंपैक्ट होंगी। तो क्या सिर्फ एक गलत पोस्चर में अगर कोई इंसान लंबे समय तक रहता है, वो कहीं ना कहीं स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है? आजकल की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत जागरूक हैं फिटनेस के लिए, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बट एक बहुत भारी प्रॉब्लम जो है, दे एट टाइम्स दे कंफ्यूज फिटनेस विद बीइंग मस्कुलर, फिटनेस विद बीइंग बल्की। ओके, देसी भाषा में कहते हैं डोले बना लिए, डोले बनाना, ठीक है। सो लेट्स कीप दैट असाइड। आपने जैसे मेरे से पूछा पोस्चर, जो हमारी आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, एंड दोज इवन दोज पीपल हु आर एट माय एज, यू नो, दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चाहे मैं डॉक्टर हूं, मैं अभी प्रिस्क्रिप्शन लिख कर आ रहा हूं, मैं कंप्यूटर से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, मैं पेशेंट नोट्स लिख रहा हूं, कंप्यूटर्स पे लिख रहा हूं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई टेकी है, वो अपना काम कर रहा है 12, 13, 14, 16 घंटे कंप्यूटर पे कर रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर से हमारा सबसे ज्यादा तरीका, हम किस चीज को यूज करते हैं? लैपटॉप। लैपटॉप को अगर जब हम यूज करते हैं तो हमारा पूरा पोस्चर वो खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप में आपका पोस्चर है ये, दिस इज अ नॉन फिजियोलॉजिकल पोस्चर, मतलब हम ऐसे बैठने ये एक, हाँ, प्रकृति के ये अगेंस्ट है। हमारा जो फिजियोलॉजिकल पोस्चर है वो ये है, ठीक है। लैपटॉप में आप ये हैं। क्या होता है इससे? आपका नेक स्ट्रेन आया, क्योंकि आपका नेक कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। आपकी बैक यहां से झुकी हुई है, बैक में स्ट्रेन आया, ये सब स्ट्रेन पड़ रहे हैं। तो आपने जो कहा है, मैं उसको आई एड्रेस इट इन अ डिफरेंट वे। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज टू बी ऑन कंप्यूटर्स? स्विच टू अ डेस्कटॉप rather than a laptop. Switch to a desktop. Why I am saying this? Because I am seeing many I would not say patients, people with this very problem, because सिर्फ लैपटॉप यूज करने की वजह से बीमार है। सारी IT उसमें चल रही है, सब कुछ, सब उसकी वजह से they are coming to me with neck strain, and it is increasing
Daily the number is increasing and more young people are getting affected. All right. So that is why I said it's very important and a very relevant question in today's times. So you switch to a desktop. Your screen should be in front of your eyes. आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करिए, स्क्रीन आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए. आपकी जो सीट है वो आपकी थाई को कंप्लीट सपोर्ट करनी चाहिए. आपकी कुर्सी की बैक अर्गोनॉमिक होनी चाहिए. ठीक है. यू शुड हैव अ हेड सपोर्ट. एक हेड सपोर्ट होना चाहिए, एक छोटा सा सर्वाइकल पिलो होना चाहिए. आपका जो कीपैड है, आर्म रेस्ट है, वो और टेबल वो एक लेवल पे होना चाहिए. सो दिस इज द राइट पोस्चर. व्हाट वी यूज इज दिस. मतलब सीधे बैठना है. सीधे बैठना मुझे भी है. याद दिला रहे हैं. सीधे बैठना है जी आप. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, बल्किंग, जिमिंग. लोग सोचते हैं कि मैं अपने डोले शोले बना लूंगा तो मैं ज्यादा फिट हो गया. नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग. पीपल आर ओवर डूइंग. You need to stay active. Your body needs stretching. Your body needs strengthening. But being bulky, being muscular does not mean that you are fit. आजकल मैं बहुत पेशेंट्स देख रहा हूँ, 20-20, 25-25 साल के लोग जो एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, उसमें डेड लिफ्ट्स करते हैं, वेटेड स्क्वाट्स करते हैं, एंड व्हाट दे कम टू मी विद बैकएक. सो देखिए, आपका शरीर आपको बताता है आपको कितनी मेहनत करनी है. प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल हम लोग वी वांट टू गो बियॉन्ड इट. रिजल्ट्स जल्दी चाहिए और मे बी यू वांट टू लुक बेटर. नथिंग रॉन्ग. बट आपका शरीर आपको हमेशा बताता है कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप, एंड वी इग्नोर दैट कॉल. तो लोग ओवरडू कर रहे हैं या गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं? देखिए, दोनों का मैं कहूंगा, दोनों चीजें हैं. एक तो पीपल आर सो ड्रिवन, दे वांट, एज यू सेड, दे वांट क्विक रिजल्ट्स. है ना. 2-2 घंटे आप एक्सरसाइज करके, ये नहीं है कि आप बल्क कर जाएंगे. शरीर भी थकता है, शरीर की भी एक क्षमता है. देन देयर आर रॉन्ग एक्सरसाइजेस. डेड लिफ्ट्स, बहुत ज्यादा वेट से आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं, आपको लिस्थेसिस होने के चांसेस हैं, डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं. व्हाई डू यू वांट टू डू इट? डिस्क प्रोलैप्स का आपने जिक्र किया, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं. क्या एक बार डिस्क प्रोलैप्स हो गई, उसको ठीक करना आसान है? किस तरह का ट्रीटमेंट उसमें यूज किया जाता है? देखिए, डिस्क प्रोलैप्स प्राइमरीली 2 चीजों से होती है. एक होता है जो कि मोस्ट कॉमन है, डीजेनरेटिव, मतलब एजिंग. डिस्क्स जो हैं वो हमारी स्पाइन को लचीलापन देती हैं, और ये एक हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है. जैसे जैसे हम एज करते हैं, ये और सख्त होती रहती है, इसका हाइड्रेशन कम होता रहता है. और इसके 2 भाग होते हैं. अंदर का जो होता है वो जेल टाइप का होता है, और बाहर टाइप का जो होता है वो फाइब्रस होता है. बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, अंदर के पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं. जब हाइड्रेशन कम होता है, जब एजिंग होती है, तो जो बाहर का फाइब्रस टफ स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे गैप्स आ जाते हैं, और जैसी थोड़ा सा भी आपने आपको स्ट्रेस डाला, वो अंदर का जेल पोर्शन निकल के बाहर आ जाता है. इसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं. और क्या उसके पीछे ही नस होती है, वो नस को दबा देता है. ये हुआ डीजेनरेटिव. दूसरा हुआ, आपने बहुत बारी सुना होगा, किसी ने झुका और सामान उठाया और एकदम से आपको कैच आया बैक में, सीवियर पेन, और टांग का दर्द शुरू हो गया, टांग में झंझनाहट शुरू हो गई, ये सब. दैट इज अक्यूट ट्रॉमेटिक. तो ये 2 तरीके के होते हैं. अब इसमें डिपेंड, आपने ये भी सुना होगा कि किसी को शियाटिका का पेन हुआ और उसके बाद फिर सालों साल नहीं हुआ, पूरी जिंदगी निकल गई, न सर्जरी की जरूरत पड़ी, न कोई मेडिकेशन की जरूरत पड़ी, अचानक पेन आया. तो कभी कभी तो डिस्क प्रोलैप्सेस छोटे होते हैं, बहुत छोटा डिस्क प्रोलैप्स होता है जो कुछ समय के लिए नस को दबाता है, इरिटेट करता है, और उसके बाद थिंग्स अपने आप ठीक हो जाता है. बट एट टाइम्स दीज डिस्क प्रोलैप्सेस आर बिग. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक मसल्स, लोकल सम एनाल्जेसिक्स जैसे पेन किलर्स वगैरह, और कुछ मेडिकेशन से काफ़ी बारी हम डिस्क प्रोलैप्स जो होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, बट नॉट ऑल. एट टाइम्स वी नीड सर्जरीज ऑल्सो.
अच्छा, सर्जरीज जो हैं वो मिनिमली इन्वेजिव भी हो सकती हैं, एंडोस्कोपिक भी हो सकती हैं, जिसमें छोटा सा चीरा लगा के हम एंडोस्कोप के थ्रू से निकाल सकते हैं। दीज आर प्रैक्टिकली डे केयर प्रोसीजर्स। पेशेंट सुबह एडमिट करे, शाम को वो घर जा सकते हैं। स्पाइन की सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट्स अक्सर डर जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, हमने सर्जरी कराई तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। कितनी सेफ होती हैं सर्जरी की टेक्निक्स, और जैसे आपने कहा मिनिमली इन्वेजिव तरीके से भी हो सकती है, कितने % पेशेंट जो हैं वो बिना पूरी तरह खोले भी ठीक हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है जो स्पाइन में है। अगर जैसे आपने बात करी थी स्पाइनल इंजरीज की, अगर स्पाइनल इंजरी है उसमें अगर आपको कंप्लीट पैरालिसिस है तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कभी कभी नस अंदर से इतनी दब जाती है कि उसका फंक्शन प्रैक्टिकली चला जाता है। उसमें प्राइमरी जो हम सर्जरी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर चोट है, जिससे कि हम पेशेंट को सीधा बिठा सकें, उसको वो कंफर्ट दे सकें, उसको रिहैबिलिटेट कर सकें, ठीक है। वेयर एज ये डिस्क प्रोलैप्सिस जो हैं उनकी सर्जरीज जो हैं वो बहुत इफेक्टिव, बहुत सेफ और वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं, प्रोवाइडेड दे कम टू अस इन टाइम। अब लंबर डिस्क जैसे हमने बात करी, लंबर डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क अगर इधर लंबर स्पाइन में है, बैक में है, कभी कभी पेशेंट्स को डिस्क इतनी बड़ी एकदम से बाहर निकल जाती है कि उसके साथ फुट ड्रॉप आ जाता है। फुट ड्रॉप मतलब वो पाँव को यूं सीधा ऊपर नहीं उठा सकते, बेजान हो जाता है, बेजान हो जाता है पाँव, और टट्टी पेशाब का बंद लग जाता है, एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ऑल्सो कम अप। उसमें बहुत बारी अगर आप इमीडिएटली भी सर्जरी कर दें तो ये चीज़ रिकवर नहीं होती। बट दीज आर रेयर थिंग्स। More than 95% of the plain simple disc prolapses जो होते हैं वो हम एंडोस्कोपिकली ठीक कर सकते हैं और उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं। फिर मिनिमली इन्वेजिव जिसे हमको फिक्स करना है, कभी कभी हमको स्पाइन को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, स्पेशली इन ओल्ड एज या ट्रॉमा, जिसमें हम उनको मेटालिक स्क्रूज देते हैं। उसमें भी हम छोटे छोटे इंसिजन्स लगा के हम वो फिक्सेशन कर सकते हैं, और जनरली इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बट इंजरीज के कभी कभार खराब होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना डेफिसिट है, पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है। अगर स्पाइन में ट्यूमर है उसके भी कभी कभार खराब होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पैथोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हम डील कर रहे हैं। आई कैन से इफ यू आस्क मी फॉर द परसेंटेज, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्पाइन सर्जरीज आर सेफ एंड बेनिफिशियल एंड द पेशेंट्स इंप्रूव। आम धारणा जो है कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के नस को नहीं छूना चाहिए, वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। बट ओवर द लास्ट आई वुड से मोर देन 30 years which I have seen, the results are fantastic. सर्जरी की टेक्निक्स बेहतर हुई हैं इस वजह से? सर्जिकल टेक्निक्स बेटर हुई हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है, और देयर आर मेनी एडवांसेस नाउ वी आर डूइंग। मतलब नेविगेशन असिस्टेड हम स्क्रूज डालते हैं, छोटे छोटे होल्स से हम एंडोस्कोप्स के द्वारा हम सर्जरीज करते हैं, टिश्यू डैमेज इतना नहीं होता, पेशेंट की रिकवरी अच्छी है। टेक्नोलॉजी हैज एडेड सो मच टू अस, माइक्रोस्कोप्स आर बेटर। डॉक्टर साहब, हमने पैरालिसिस के पेशेंट्स के केस में देखा है कि कुछ तो बहुत अच्छा रिकवर कर जाते हैं रिहैबिलिटेशन से, और कुछ केसेस में रिकवरी नहीं होती। पैरालिसिस के पेशेंट्स को हम क्या बता सकते हैं कि वो वाकई अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं पूरी तरह, या 90% सक्सेस अचीव कर सकते हैं, और इसके पीछे विल पावर कितनी काम करती है? देखिए, पैरालिसिस एक आम वर्ड है, पैरालिसिस एक और वर्ड है। पैरालिसिस मतलब कंप्लीट। मान लीजिए अगर दोनों टांगों की पैरालिसिस है, मतलब कंप्लीटली देयर इज नथिंग, देयर इज नो सेंसेशन, कोई छूना नहीं पता चल रहा, कोई जलना नहीं पता चल रहा, किसी चीज़ का मूवमेंट नहीं हो रहा, यूरिनेशन एंड पासिंग स्टूल्स में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हैं। तो दैट इज अ कंप्लीट पैरालिसिस विच जनरली हैपन्स। ये तब होती है जब एक कंप्लीट कॉर्ड इंजरी होती है, इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट कॉर्ड इंजरी। इससे रिकवरी होना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई रिकवर करता है तो ही इज लकी। लक काम करता है रिकवरी में? विल पावर जरूर काम करती है, लक भी काम करता है।
वेरी रेयरली इससे पेशेंट्स इंप्रूव करते हैं, बट जब ये सडन होता है, जैसे स्पाइनल इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें एकदम से आपको चोट लगी और आपका एक हड्डी चटकी और पीछे नस को पूरा दबा दिया, और अगर टांगे बिल्कुल काम करना, वेरी रेयरली दे इम्प्रूव। उसमें रिहैबिलिटेशन का बहुत रोल है, और उसमें रिहैबिलिटेशन इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल ऑल्सो। पेशेंट को विल पावर चाहिए, और विल पावर कौन दे सकता? बिकॉज आपका हताश होना, कोई अच्छा भला चलता फिरता आदमी एकदम से पैरालिसिस हो जाए, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए, उसको कैसा लगेगा? दे नीड एवरी काइंड ऑफ हेल्प। सो उसमें रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एज इफ इट इज एन इनकम्प्लीट कॉर्ड इंजरी, अगर आपकी पैरालिसिस कंप्लीट नहीं है, पेरेसिस है, कम है, फालिश कम है, थोड़ा बहुत छूना पता चल रहा है, कुछ कुछ चीजें हैं, तो उसमें रिकवरी होने के चांसेस बेहतर होते हैं। कितनी रिकवरी होती है, किस हद तक रिकवरी होती है, कितने समय में रिकवर होता है, ये डिपेंड करता है कि नस की दबाव कितना है, नस पे चोट कितनी लगी है, कितनी जल्दी सर्जरी हुई है, कितनी जल्दी दबाव हटा है नस से, और पेशेंट की विल पावर और सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है। कितना रोल होता है विल पावर का? ये पेशेंट के हाथ में है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। 100%। अगर विल पावर नहीं है आप में, देखिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको एक हद तक हेल्प कर सकता है। जब तक आपका अंदर से ये जज्बा नहीं होगा कि हाँ मेरे को ठीक होना है, जब तक वो विल पावर आप में नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। मैं जो कर रहा हूं, कोई और सिस्टर जो कर, दैट इज ऑल पैसिव। पैसिव मतलब कोई और आपके लिए कर रहा है। एक्टिव चीज वो है जो आप अपने आप कर रहे हैं। जब तक आपका एक्शन नहीं है, जब तक आप एक्टिव नहीं है, when till the time it is not an active effort from your side, nobody can help you. किसी ने कहा है ना, हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल यही विल पावर का रोल है किसी भी मरीज़ के केस में, और ख़ासतौर पर ऐसे केसेस में जहां रिहैबिलिटेशन के साथ साथ मरीज़ को अपनी कोशिश भी लगानी है। स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की अगर बात करें, लोग क्या कर सकते हैं कि वो अपनी स्पाइन की सेहत का ख्याल रखें और कम से कम नुकसान उसे पहुँचाएँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, पॉस्चर। Prolonged sitting, your posture should be right. Prolonged computer usage, your posture should be right. Prolonged driving, your posture should be right. Secondly, आजकल हम लोगों का जो जीवन यापन है वो टोटली इंडोर्स है। हम लोग धूप में नहीं बैठते हैं। अगर आप दिल्ली जैसी एक सिटी का लीजिए, अगर आप 100% लोगों का विटामिन D3 लेवल्स कराइए तो 99.99999% का कम आएगा, क्योंकि हम बाहर बैठते ही नहीं है। उसी तरीके से अगर आप किसी गांव में किसी पॉपुलेशन का करिए, उनका बढ़िया आएगा। सो thirdly, as I said कि we are kind of misusing our body, you know। तो आपको एक तो वो करेक्ट करना है, आपको धूप में बैठना है, पौष्टिक आहार लेना है, आपको प्रॉपर यूसेज, प्रॉपर सिटिंग पॉस्चर, ये सब करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। You need to do stretching, you need to do muscle strengthening. Now, if you ask for back muscle strengthening, what you can do is, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पीठ पे लेटिए, दोनों पाँव को मोड़ के, टांगे फोल्ड करके अपने हिप्स पे लगाइए। एक बहुत सिंपल आसान एक्सरसाइज है, एंड देन लिफ्ट योर हिप्स अप। दिस इज अ वेरी सिंपल exercise which can be done for back strengthening. You can even do a plank. Okay, you can even do leg raising. आप सीधे लेटे बैक पे और दोनों टांगों को उठाया, which will strengthen your entire लेग रेजिंग तो बेसिक भी जिसने कभी कुछ नहीं किया वो भी कर सकता है। सब कर सकते हैं। These are very simple exercises, और इसके लिए आपको कोई जिम या कोई ट्रेनर या कोई स्पेशल उसके लिए नहीं चाहिए। एंड आजकल तो वैसे भी इतने सारे वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब एंड ऑल, वी कैन लर्न फ्रॉम दोस। बट यस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू लुक एट द राइट वीडियो। ये वीडियो राइट है, आप इसे देखिए। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, हमने किसी हॉस्पिटल में लिखा हुआ पढ़ा था। इस एक लाइन में बहुत बड़ा इशारा है, चलते रहिए, अपने आप को चलाए रखिए तो आप सेहतमंद रहेंगे। नेक पेन के साथ डॉक्टर साहब कितने पेशेंट आपके पास आते हैं? Quite a few. उसके रीजंस अभी क्या हैं आज की तारीख में अगर हम बात करें? सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कंप्यूटर यूसेज। 20-20, 25-25, मेरे को नेक पेन नहीं हुआ है आज तक, जबकि मैं माइक्रोस्कोप में भी काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ है। अच्छा, इसमें नेक पेन में एक तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप का है। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू अर्लियर, हर एक 30-35 मिनट बाद अपने नेक को रेस्ट दे दीजिए। गो आउट फॉर 5-10 मिनट्स, ऐसे रोटेट करिए। नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। आप उसमें सिंपलेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने एल्बो को टेबल पे रखा, पाम सीधा करा, आपने चिन पाँव इस पे रेस्ट करी और इसको नीचे प्रेस करा, या नेक मसल्स दे स्टैंड आउट। नेक मसल स्ट्रेंथनिंग, ये एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजकल क्या है, टेढ़े मेढ़े बेड पे लेटे हुए हैं बच्चे, लेटे हैं काउचेस पे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, एटसेट्रा। द पोस्चर इज द वर्स्ट दीज डेज। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, मेरा ये पोस्चर नहीं था। हमारे पास लिमिटेड वीडियो गेम्स थे, वो भी कभी कभी हम खेलते थे। सो पोस्चर इज द वर्स्ट थिंग दैट इज कॉजिंग नेक स्ट्रेन. Neck strain is the most common problem that I see these days, and it is easily avoidable. तो ज़्यादातर वो posture problem की वजह से ही होती है? I would say more than 80%. और मोबाइल फ़ोन कितना बड़ा culprit है उसमें? It is, मोबाइल फ़ोन का ये है कि आप ऐसे हैं, तो अल्टीमेटली अगेन योर नेक मसल्स आर वर्किंग, और कंटिन्यूअस आप करते रहेंगे तो आपका नेक मसल भी, हर एक चीज़ का फटीग होता है, हर एक चीज़ थकती है। सो हमारे नेक मसल्स भी थकते हैं, हमारा नेक का, हमारा स्पाइन भी थकता है। आप मोबाइल यूज़ नहीं करते? मिनिमल। अच्छा। सुन रहे हैं आप, अगर इस पॉडकास्ट को मोबाइल पे देख रहे हैं तो कम से कम उसे लेवल पर लेकर आइए। बिल्कुल, वो बहुत आवश्यक है। फिर देखिए डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उनको लगता है ये कुछ बहुत सीरियस हो गया है और अब तो सर्जरी होगी। तो ब्रेन ट्यूमर के क्या कुछ अर्ली साइन, सिम्टम्स कुछ हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है? मैं इस बात की शुरुआत इससे कहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर है। सब लोग सोचते हैं, जैसे आपने बोला ब्रेन ट्यूमर और ख़तरा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं होते, जो नॉन कैंसरस हैं, और जो आज की डेट में ट्रीटेबल हैं। ऐसे ही हर ट्यूमर कैंसर हो ये भी ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, हर ट्यूमर कैंसर हो ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, इसके अर्ली साइंस क्या हैं? आमतौर पे जो दिक्कतें जो लोगों में आती हैं, अगर जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है, हेडेक, सिर का दर्द और तेज सिर का दर्द, या ज़्यादा देर तक चलता हुआ सिर का दर्द, उसके साथ में उल्टी, शरीर के किसी एक अंग में पैरालिसिस, वीकनेस या फालिश, या नमनेस, सुनपन, या दौरे आना जैसे मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी और सीजर्स, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, आंखों की रोशनी में या आंखों के दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम आना, सांस में दिक्कत आना, कोमाटोज हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर कर सकते, प्लस मैनी अदर्स, बहुत अदर चीज़ें। बट आमतौर पे क्या है, हेडेक, वीकनेस, दौरे, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। इनको पहचानना चाहिए। अगर आपके पास, आपको सर में दर्द है और वो लॉन्ग टर्म तक है, और उसमें अगर मान लीजिए वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं और कोई दौरे वगैरह आ रहे हैं, तो आपको यू मस्ट विजिट द फिजिशियन, मतलब जो भी कंसल्टेंट है, आसपास का जो आपका डॉक्टर है, उससे आप विजिट करिए, और जैसा वो आपको एडवाइस करते हैं आप प्रोसीड करिए। ब्रेन ट्यूमर्स के मामले में सर्जरी इकलौता लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? नहीं, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स का, जैसे पिट्यूटरी होता है, जो फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, उसमें हम मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कुछ ब्रेन ट्यूमर्स का रेडिएशन से भी ट्रीटमेंट है। जैसे गामा नाइफ है, छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो बिनाइन, जैसे वेरी स्मॉल मेनिंजियोमास या अकूस्टिक न्यूरोमास या पिट्यूटरी एडिनोमास, इवन वी कैन ट्रीट विद गामा नाइफ या रेडिएशन ऑल्सो। एंड सम ट्यूमर्स दे नीड, कुछ ट्यूमर्स में हमको सर्जरी भी करनी पड़ती है, हमको रेडिएशन थेरेपी भी देनी पड़ती है, वो कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है, और कुछ ट्यूमर्स को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे मेनिंजियोमास होते हैं, छोटे मेनिंजियोमास होते हैं, वो हो सकता है इंक्रीज करें, हो सकता है ना इंक्रीज करें। कोई खास कारण होता है ब्रेन ट्यूमर के होने का? अभी तक ब्रेन ट्यूमर का कोई भी खास कारण नहीं पता चला है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम डेफिनेटिवली ब्रेन ट्यूमर से रिलेट कर सकें। बट ब्रेन ट्यूमर्स ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हो। एक ब्रेन ट्यूमर ये है जो कि ब्रेन का ही जो टिश्यू है, ब्रेन से ही उगा है, बाकी शरीर के किसी और अंग का कैंसर भी ब्रेन में जा सकता है।
अगर किसी इंसान को लगातार मेंटल स्ट्रेस है, वो ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट करता है? क्या वो ब्रेन को जाके कोई परमानेंट डैमेज भी दे सकता है? सिर्फ इकलौता स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है? इकलौता स्ट्रेस ब्रेन डैमेज का फैक्टर होना हाईली अनलाइकली है। स्ट्रेस मैं आपको मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ गलत हूँ, जैसे एक ब्रेन है और एक माइंड है। ब्रेन इज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल कंपोनेंट, माइंड इज मोर ऑफ अ फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, एक वॉलनट है और वॉलनट के फंक्शंस हैं। हाँ, सो दिस इज व्हाट। अब आपकी जो एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस है, हाँ, आपके फंक्शनिंग इफेक्ट करेगा, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए, ब्रेन में सब कुछ नसें हैं, सर्किट्स हैं, और दैट्स द एनाटॉमिकल थिंग, बट अल्टीमेटली इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज वर्किंग, touch, senses, emotions, you know. But if you're asking me कि वो उसका structure affect करेगा या नहीं, unlikely. स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है ब्रेन को? Stress can affect in a way like you can have headaches. You can even at times because of stress, जैसे you can even have visual obscurations and all those things. You can have pain even in the neck. टेंशन हेडेक्स हो सकते हैं, आपके आगे एक बैंड सा हो सकता है, यू कैन फील लाइक अ बैंड, यू कैन फील लाइक अनरेस्टेड, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आप में। हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन का क्या कनेक्शन है? हाई ब्लड प्रेशर, काफ़ी लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, उनको उसकी वजह से हेडेक्स भी हो सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर अगर वेरी पुअरली कंट्रोल्ड है तो उसमें, जैसे आपने बहुत बारी सुना होगा, ब्रेन हेमरेज या क्लॉट। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में हमारे बहुत तरीके की धमनियां होती हैं, नसें होती हैं जो कि ब्रेन को खून सप्लाई करती हैं, स्पेशली इन द ओल्ड एज। आजकल यंग में भी होता है, बट जनरली जैसे आपने देखा होगा, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ओल्ड पीपल हु आर बियॉन्ड देयर 50s एंड ऑल दोज, उसमें ज़्यादा होती है। क्या होता है, आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ा और ब्रेन की एक नस फट गई, इतना प्रेशर बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, क्लॉट हो गया। या कभी कभी छोटी छोटी ब्रेन की जो खून की नसें होती हैं, उनमें आउट पाउचिंग्स भी होती हैं, या उनमें नसों का गुच्छा भी होता है, ठीक है। तो जिस नसों के गुच्छों को हम कहते हैं जैसे AVMs, जो आउट पाउचिंग्स जो होती हैं उनको कहते हैं एन्यूरिज्म्स। तो ये भी फट जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। बट हाई ब्लड प्रेशर जो है, उसके सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी ब्रेन में नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि ब्रेन में कोई नस फट सकती है और वो ब्लीडिंग कर सकती है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज या ब्रेन क्लॉट आम भाषा में हम कहते हैं। आपने स्पाइनल हेल्थ के लिए बताया, ब्रेन हेल्थ के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ब्रेन हेल्थ के लिए तो मैं यही कहूँगा, फर्स्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मे बी सम मेडिटेशन, बिकॉज आजकल की जो लाइफ है, दैट्स वेरी डिमांडिंग। एज आई टोल्ड यू, मैनी पीपल कम टू मी विद ऑल दीज चैलेंजेस, यू नो, सो एंड यू मस्ट हैव समथिंग बियॉन्ड योर प्रोफेशनल career. Add something to your life. Add a hobby. Go out for cycling, start playing tennis, go golfing. ये अक्सर हम सुनते हैं, किस तरह से हेल्प करता है मेडिटेशन या फिर अपनी हॉबीज को कल्टीवेट? Everything, cooking. मेडिकली स्पीकिंग, व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं? So brain has different parts. You know, so different. It's not कि पूरा ब्रेन एक ही ऑर्गन है और सारी चीज़ें, जैसे मैं सब जगह से हाथ हिला रहा हूँ तो सब चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, सब जगह से मैं पाँव चला रहा हूँ तो पूरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है। नो, देयर आर स्पेसिफिक एरियाज इन द ब्रेन. देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया इन द ब्रेन विच इज मेकिंग मी स्पीक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव स्पोकन टू मी. आपने मेरे से कुछ कहा, मैंने वो सुना, वो मेरे ब्रेन में पहुंचा, मेरे ब्रेन ने समझा, फिर मेरे ब्रेन ने उसको एक ट्रांसक्रिप्ट या ट्रांसलेट करा और मैंने किसी और भाग से आपको जवाब दिया. तो उसी तरीके से ब्रेन में इमोशनल सेंटर्स भी हैं. सो दीज इमोशनल सेंटर्स, व्हेन यू गेट डू दीज थिंग्स पॉजिटिव, the body also synthesizes and endorphins and hormones and all these are released which have a positive impact on your overall outlook. So that is why it affects.
That is how it affects the body and the general well-being. इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए या अपनी कोई हॉबी कल्टीवेट कीजिए, वो ब्रेन को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। बिल्कुल पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। और आजकल की जैसी लाइफ चल रही है जहाँ पर आप अब तो मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम के बाद तो आदमी वैसे ही बाहर निकलना बंद कर दिए काफ़ी लोगों ने। सो अ सिंपल वॉक विद योर रिलेटिव्स, having festivities with your relatives, singing, listening to music, vacation, traveling, it's a wonderful exercise. So these all are stress busters. These take your mind away from the I'm not saying you discard your profession. You must balance. It's a balance. You need to keep a balance in life. Profession is equally important. Your body needs to work, your body needs to rest, your body needs to be happy. इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि आप पॉजिटिव हैं लाइफ के बारे में, तो बीमारियां भी जल्दी ठीक होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डज इट वर्क दिस वे? एब्सोल्युटली। ओके। किसी ने कहा है, कहते हैं इश्क जिसे खलल है दिमाग का, यानी आपका दिमाग आपको जो समझाता है आप उसी तरह से सोचते हैं, समझते हैं और आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है। जो डॉक्टर ध्रुव ने भी समझाया उसका मतलब यही है कि अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखते हैं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं, बीमारियों को ठीक करने में जल्दी रिकवर हो सकते हैं। सब आपके दिमाग का ही नतीजा है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे महसूस करते हैं और उसी से आपकी पूरी ज़िंदगी गवर्न होती है। शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट 2 हिस्सों के बारे में आज हमने आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम उनके जवाब आपको एक्सपर्ट्स के जरिए देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही बेसिक इनसाइट है इनटू द ब्रेन की क्या है, आप लोग तो खोल के देखते हैं, कितना फैसिनेटिंग लगता है। मेरे को नहीं लगता कि हमारे शरीर का कोई भी अंग ब्रेन से ज्यादा फैसिनेटिंग है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है? मेरे को लगता है हमारी जिंदगी की तरह ब्रेन भी एक बहुत, जितना कॉम्प्लिकेटेड आप बनाएंगे उतना है और जितना सिंपल आप रखेंगे उतना वो भी है। सो जैसे मेरे को ये लगता है, जैसे आई एम अ न्यूरोसर्जन, मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मेरे को ये अभी तक मेरे 20-25 साल जो भी है उसमें मेरा जो, अगर आप कहें निचोड़ है, वो ये है कि जिस ब्रेन सर्जरी में आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या करना है, मगर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो the same is true for life also. You should know what not to do. You should know where not to go. So complicated तो हर चीज़ है, but brain का जो नेटवर्क है एक तो अभी तक हम पूरा समझ नहीं पाए हैं, you know, and it plays on everything in our body. हमारी सारे शरीर को वो कंट्रोल कर रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम ब्रेन के बारे में नहीं जान पाए हैं, और माइंड तो एक डिफरेंट लेवल ही है। इसीलिए ज्यादा परेशान मत होइए, अपने ब्रेन को सुकून दीजिए, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, बाहों भर आकाश है, आंखों भर संसार। इतने में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।